अब पढ़ेंगे हम लोग एसेसरीज में जो कुछ मटेरियल्स होते हैं। कुछ मटेरियल का मतलब होता है कि जो एसेसरीज, जैसे मान लीजिए स्विच हो गया, प्लग हो गया, है ना, जो होल्डर्स होते हैं, ये सब जो बनाए जाते हैं तो कई सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो मटेरियल आते हैं वो होते हैं सेमी कंडक्टर मटेरियल, ठीक है ना, या इंसुलेटिंग मटेरियल। ये दो तरह का मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे एसेसरीज का निर्माण करते हैं। उसी में कुछ मटेरियल्स का नाम हम लोग समझ लेते हैं। वैसे तो मटेरियल्स हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, लेकिन यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के लिए है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उसी में जो पहला मटेरियल है यूरेका, है ना, यूरेका मिश्र धातु के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो यूरेका मिश्र धातु है ये क्या है। तो कह रहा है कि यूरेका एक उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु है, मतलब कह सकते हैं हाई रेजिस्टेंस एलॉय है ना, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। जिसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है उसका मतलब होता है कि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसका इस्तेमाल क्यों कहाँ करेंगे? करंट को रोकने के लिए करेंगे। कहाँ करेंगे? करंट को रोकने के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए लिखा है कि इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कॉम्पोजिशन कितना होता है? तो कॉपर 60% होता है, मतलब कॉपर की मात्रा इसमें 60% होती है, और निकल की मात्रा 40% होती है। दोनों मिलाकर यूरेका एलॉय बनाते हैं, ठीक है ना। और इसे कंस्टेंट भी कहा जाता है। इसे दूसरा नाम जो है यूरेका एलॉय का कंस्टेंटेंट है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? कंस्टेंटेंट मटेरियल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या, इसका गुण क्या है? तो भाई इसके अंदर में हाई रेजिस्टेंस होता है, सबको मालूम है ना। यूरेका एलॉय में चाहे कंस्टेंटेंट मटेरियल में जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस तापमान बदलने पर ज्यादा नहीं बदलता है। एक रेजिस्टेंस में दुविधा क्या है, मतलब खराब चीज क्या है, कि जब भी तापमान बढ़ता है ना तो प्रतिरोध कम हो जाता है ना। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस और तापमान का, तो अगर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्रतिरोध हमारा कम हो जाता है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों है, ठीक है। तो यूरेका मटेरियल में क्या होता है कि अगर यूरेका का बना हो, यूरेका एलॉय का प्रतिरोध बना हो, तो तापमान बढ़ेगा ना, तो रेजिस्टेंस में किसी तरह का बदलाव ज्यादा नहीं दिखता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है, ठीक है। इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है उपयोग, है ना, कि यूरेका या कंस्ट्रक्ट मटेरियल का उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, फैन का रेगुलेटर बनाने में करते हैं। जो फैन होता है, फैन का जो रेगुलेटर होता है ना, ये हमारा बनाया जाता है किससे? यूरेका से, यूरेका एलॉय से बनता है। अब फैन का रेगुलेटर में देखिएगा जीरो लिखा रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अगर इसका नीब 1 पे है, तो मतलब है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, जिससे करंट का कम फ्लो होगा और पंखा आपका धीरे चलेगा। इसी तरह से अगर 4 पर रखिएगा तो करंट को ज्यादा मात्रा में जाने के लिए अलाउ करेगा, है ना। क्या करेगा कि ज्यादा मात्रा में करंट जाए, तो उससे क्या होगा कि पंखा आपका तेज चलेगा। तो फैन का रेगुलेटर बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना जी, उसको बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 7 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस है, और किसी मशीन को चलाना है या किसी डिवाइस को चलाना है, तो अगर हमको 5 ओम रेजिस्टेंस पर चलाना है तो 5 पर कनेक्ट करके रखेंगे। कभी 7 पर चलाना है तो नीब को घुमा के 7 पर कर लेंगे, जब 10 पर चलाना है तो जब 10 पर कर लेंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। ये क्या है? रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और यहाँ जो दिख रहा है ये सब क्या है? रेजिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू है। अभी इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करके चलाया जा रहा है ना, इस वाले पॉइंट पे सप्लाई देके चला रहा है। तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग करंट जा रहा होगा। इसको आगे पीछे करिएगा तो करंट का मान क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा। और रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, और इसमें अगर हम तीर लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमारा है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो नेक्स्ट जो मटेरियल आता है मिश्र धातु, इसमें आता है पीतल, है ना। नेक्स्ट हमारा मिश्र धातु क्या है? पीतल है। इसको ब्रास भी बोलते हैं और अल्फा ब्रास भी बोलते हैं। दो तरह का नाम है इसका पीतल का, इंग्लिश में ब्रास और अल्फा ब्रास भी बोलते हैं। तो पीतल में जो कॉपर का मात्रा होता है कितना होता है? 70% कॉपर होता है, और जिंक का मात्रा 30% होता है ना। तो याद रखिएगा, पीतल में कॉपर का मात्रा 70% और जिंक का मात्रा आपका 30% होता है। यूज कहाँ करते हैं? तो तार बनाने में,
और मशीनों के पुर्जे बनाने में, बर्तन बनाने में, इतने जगह इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका? पीतल का। तार में भी करते हैं, तार पीतल का बनता है मशीन के पुर्जे या बर्तन बनाने में। नेक्स्ट आता है जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर, सिल्वर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कई बार प्रश्न पूछता है इसमें कौन सा सिल्वर नहीं है, तो कई सारा नाम देखा उसमें जर्मन सिल्वर भी रहता है। तो जर्मन सिल्वर सिल्वर नहीं होता है, नाम है बस। देखिएगा इसका कंपोजिशन, तो कॉपर इसमें 60% है, 60% कॉपर है, निकेल यहाँ 20% है, और जिंक का मात्रा 20% है। कहीं भी आपको सिल्वर नहीं देखा, ठीक है ना। तो बस नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें कॉपर, निकेल और जिंक मिलकर बनता है। उपयोग कहाँ करते हैं? तो बर्तन बनाने में करते हैं, सजावटी वस्तुओं को बनाने में करते हैं, और मूर्तियां बनाने में करते हैं। और नोट करके लिखा है कि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होती है, मतलब सिल्वर ओरिजिनल वाला नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो आता है मैग्नीन, है ना। मैग्नीन है हमारा, तो मैग्नीन क्या है कि इसके अंदर में 84% कॉपर होता है, और मैग्नीज हमारा 12% होता है, निकेल हमारा 4% होता है। इन सबको मिलाकर मैग्नीन बनाया जाता है। और ये भी बहुत अच्छा प्रतिरोध का काम करता है। क्या बोला कि तापमान बदलने पर प्रतिरोध लगभग स्थिर रहता है। ये सेम कॉपर एलॉय, यूरेका एलॉय जैसा है ना। ये भी क्या है, मैग्नीन मटेरियल हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल होता है। इसका जो प्रतिरोध होता है, और कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अंदर में किसी तरह कोई बदलाव नहीं होता, होगा तो बहुत माइनर होता है। सबसे अच्छा मटेरियल माना जाता है मैग्नीन, ठीक है। तो बनता कैसे? तो इन तीनों को मिलाकर बनाया जाता है, कॉपर, मैग्नीज और निकेल, ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं? तो प्रिसीजन रेजिस्टेंस में। प्रिसीजन मतलब बहुत हाई मात्रा में, मतलब जिसमें कह सकते बहुत हाई एक्यूरेसी की बात करिए, कि मतलब उच्च प्रतिरोध जो देता है। टेम्परेचर बढ़े भी तो आपका करंट को जाने का अलाउ नहीं करे। प्रतिरोध मतलब टेम्परेचर आप कितना बढ़ा लीजिए, लेकिन उसके प्रतिरोध कम नहीं होगा, करंट को जाने का रास्ता नहीं दे सकता है, ठीक है। मापन यंत्र में, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सूक्ष्म मापी करना होता है ना। तो वहां पे प्रतिरोध कंट्रोल करना जरूरी है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए करंट का कंट्रोल वहां नहीं रहेगा तो रीडिंग गलत आ जाएगा। इसीलिए मैग्नीन का इस्तेमाल हम लोग प्रिसीजन रजिस्टर रजिस्टर में करते हैं और मापन यंत्र में करते हैं। नेक्स्ट आता है कंस्टेंट, है ना। कंस्टेंटन मटेरियल। कंस्टेंटन मटेरियल क्या है? जिसमें कॉपर 60% होता है और निकल हमारा 40% होता है। इन दोनों मिला के कंस्टेंटन मटेरियल बनता है, लेकिन इससे थोड़ा सा ये कमजोर होता है। उपयोग कहाँ करेंगे? तार बनाने में, विद्युत यंत्र बनाने में, और थर्मोकपल बनाने में। ये भी एक तरह का प्रतिरोध बनाने में भी ये भी काम आता है, लेकिन तार, विद्युत यंत्र और थर्मोकपल का इस्तेमाल इसका करते हैं, ठीक है। इसी तरह का आता है नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकेल 80% होता है और क्रोमियम हमारा 20% होता है। यही मिश्र धातु है। जहां भी दो मटेरियल मिलेगा उसको मिश्र धातु बोलते हैं, सबको मालूम है। उपयोग कहाँ करते हैं? तो हीटर बनाने में नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। हीटर का जो कॉइल होता है ना, जिससे गर्म हवा, गर्म जिससे हीट निकलता है, उसका कॉइल को हम लगाते हैं, नाइक्रोम का कॉइल होता है हीटर में। इलेक्ट्रिक प्रेस में होता है नाइक्रोम, है ना। टोस्टर में होता है, भट्टी में होता है। जहां भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट पैदा करना हो वहां पर हम नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। हीटर क्या करता है? हमें गर्मी देता है, आग देता है ना। इलेक्ट्रिक प्रेस का था, आयरन जब प्रेस करते तो अंदर में हीटिंग वाला काम होता है ना। टोस्टर में कुछ चीजें गर्म करना हो, है ना, टोस्टर का इस्तेमाल करते हैं। भट्टी जो होता है, फर्नेस होता है ना, इलेक्ट्रिक, जैसे जहाँ पे हम लोग हिंदू धर्म में कहा था कि बॉडी को जलाया जाता है। तो आप देखिएगा कि जो शमशान घाट है, इलेक्ट्रिक शमशान घाट आ गया, वहां पे क्या करते हैं हम लोग? लाश को जलाते हैं, तो वहां नाइक्रोम का ही इस्तेमाल करते हैं। भट्टी होता है, बड़े बड़े मेटल को पिघलाने के लिए कंपनियों में जो फर्नेस बनता है ना, वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कार्बन। तो कार्बन कह रहे हैं, कार्बन की एक अधातु है, मतलब ये मिश्र धातु नहीं है ना, धातु है ही नहीं, मतलब अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में व्यापक इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में इसका व्यापक उपयोग होता है। क्यों पढ़ रहे हैं? जब अधातु थे क्यों पढ़ते? क्योंकि हमारा उपयोग है इसका, ठीक है ना। कार्बन के ब्रश सुने होंगे मोटर में, जनरेटर में, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? अधिक होता है। उपयोग कहाँ करते हैं? तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल थे जिनके बारे में शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया, और इसको याद करके रखना होगा, ठीक है। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है बाबू? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ताप बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वहां से अगर करंट का फ्लो करा रहे हैं, तो जैसे हीट बढ़ेगा ना, तो और करंट का फ्लो तेज हो जाता है। कंडक्टिविटी बढ़ना मतलब करंट ज्यादा मात्रा में जाने लगता है, ठीक है।
तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध हमारा घटेगा। जब कंडक्टिविटी बढ़ेगा, करंट करंट ज्यादा मात्रा में जाएगा, मतलब प्रतिरोध कम हो गया, रुकावट कम हो गया है। ठीक है, तो चालकता इसकी कितनी होती है, तो 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻2 मोह पर मीटर, है ना, मोह पर मीटर होता है। और इसका प्रतिरोधकता कितना होता है, रजिस्टिविटी बोलते हैं, 10⁻1 से लेकर 10⁻−1 से लेकर 10⁻7 ओम मीटर होता है। ठीक है, उपयोग कहाँ करते हैं, सिलिकॉन को बनाने में और जर्मेनियम को बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अर्धचालक का। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक ही है। ठीक है, अब आते हैं कुचालक। कुचालक किसको बोलेंगे बाबू, तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो, है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कुचालक बोलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक अच्छा कुचालक वाटर प्रूफ और नमी रोधी होना चाहिए ताकि वातावरण का प्रभाव न पड़े। एक अच्छा कुचालक किसको बोलेंगे, तो जो वाटर प्रूफ हो, मतलब पानी से उसका उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, है ना। और दूसरा कि नमी रोधी, नमी रोधी मतलब उसके वातावरण पर उसका प्रभाव ना पड़े। पता चला कि ठंडा का मौसम किया है और वो खुद ठंडा होकर उसके अंदर में नमी चला गया है, तो क्या होगा, करंट जब जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, करे कुचालक ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। कुचालक का मतलब हो कि ऐसा ना हो कि कुचालक है और उसमें तुरंत आग लग जाए। जैसे तार जो होता है ना, वायर होता है, तो वायर के ऊपर इंसुलेशन करते हैं, तो इंसुलेशन जो होता है वो क्या होता है, कुचालक होता है ना। इंसुलेशन वायर के ऊपर जो कवर लगा रहता है वो क्या होता है, कुचालक होता है ना, इंसुलेशन जो लगाते हैं। तो अब मान लीजिए तार में कहीं शॉर्ट हुआ, है ना, तार में शॉर्ट हुआ तो करंट का फ्लो बढ़ेगा, तो करंट का फ्लो बढ़ने से क्या होता है, गर्मी बढ़ता है, और गर्मी बढ़ा तो पता चला कि तार में आग लग गया। या घरों में शॉर्ट सर्किट से जब आग लगता है तो तार नहीं जलना चाहिए, तार भी जलने लगेगा तो मतलब है कि थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट हुआ तार में आग लग जाएगा, तो घरों में आग लग जाएगी। तो इसीलिए देखिएगा कि घर पूरा जल जाता है लेकिन तार नहीं जलता है, तार बाद में जलता है। क्यों, क्योंकि उस तरह के मटेरियल से ही हम निर्माण करते हैं कि भाई जो कुचालक है वो हमारा ज्वलनशील नहीं होता, वो जलता नहीं है जल्दी। ठीक है, कुचालक की प्रतिरोध क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि तार के ऊपर जो मटेरियल लगाएंगे, है ना, तो उसका इंसुलेशन जो होगा उसमें प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। अगर कम प्रतिरोध रहेगा तो तार को टच करिएगा तो आपको झटका लग जाएगा करंट का, है ना, क्योंकि प्रतिरोध जब कम है तब। लेकिन प्रतिरोध ज्यादा है तो आप तार को पकड़िएगा तो झटका नहीं लगेगा। ठीक है, कुचालक यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए तथा उस पर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्या बोला, कि कुचालक को यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए और उस पर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यांत्रिक रूप से मजबूत का मतलब कि थोड़ा सा कोई खींचने उचने पर टूटना नहीं चाहिए। पता चला कि थोड़ा सा खींचे और टूट गया तो फिर वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि उस पर प्रेशर पड़ता है खींचने उचने पे, तो टूटना नहीं चाहिए। दूसरा कि रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तार कहीं कहीं पानी से होकर जाता है, कहीं कीचड़ से, कहीं बरसात में, बाहर नमी में भी रहता है। अब बाहर है उस पे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन वजह से तार खराब हो रहा है, तो फिर वो अच्छा कुचालक नहीं होता है ना। उसके ऊपर जो इंसुलेशन है बढ़िया नहीं है। आप देखेंगे घरों में जो तार यूज करते हैं तो बहुत दिनों तक वो जब धूप में रहता है तो देखिएगा बीच में सर्कल जैसा कट कट जाता है ना, छोटा छोटा पॉइंट में वो कटा हुआ दिखता है। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कुचालक आसानी से उपलब्ध और किफायती होना चाहिए। कह रहा है कुचालक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और किफायती होना चाहिए। ठीक है, उच्च यांत्रिक समर्थ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसके अंदर में। उच्च यांत्रिक समर्थ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। उच्च ताप सहन की क्षमता होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी का दिन है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो उसके अंदर में लचीलापन नहीं है या कहा से पिघलना नहीं चाहिए। ठीक है ना। कम परमेगा, लो परमेबिलिटी होनी चाहिए। लो परमेबिलिटी का मतलब होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं माइका। तो ऐसे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मटेरियल क्या है हमारा, माइका है। अब माइका क्या होता है बाबू, इसके के बारे में पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है, अब माइका के बारे में समझिए। कह रहा है कि माइका मतलब अबरक होता है। अबरक एक बहुत अच्छा कुचालक पदार्थ है। ये क्या है, कुचालक है। कुचालक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल है ना। इसमें कुचालक के लभी सभी गुण पाए जाते हैं, जितने भी गुण अभी हम बताएं आपको पीछे, है ना, इसके पहले जो गुण आपको बता रहे थे कुचालक का, वो सब गुण इसके अंदर में पाया जाता है। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होता है मतलब इसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, करंट को अलाउ नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना भी करंट का फ्लो कम ज्यादा हो,
वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कि अगर उस तार को आप पकड़ लीजिएगा जिससे ऊपर इंसुलेटिंग किया गया है, मान लीजिए अवरक के नीचे अंदर में करंट जा रहा है, ऊपर अवरक को पकड़िएगा तो आपको करंट का झटका महसूस नहीं होगा। तो इसके डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी वजह से इसको आयरन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कहाँ करते हैं? आयरन में। आयरन को इसको खोलिएगा, बाहर खोल दीजिएगा ऊपर वाला, तो अंदर वाला भाग इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिस पे आयरन रखा रहता है ना, ये आयरन का जो कॉइल है, जो नाइक्रोम का बना होता है, ये कॉइल है ना, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो इसके नीचे जो बिछाया रहता है ना, नीचे नीचे जो बिछाया हुआ है व्हाइट से आपको दिख रहा होगा, वो माइका का होता है। किसका होता है? माइका का होता है। मतलब नाइक्रोम का जो कॉइल है उसके नीचे जो मटेरियल रखा हुआ कौन सा है? माइका का है। अब इससे फायदा क्या है कि इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो मतलब अगर नाइक्रोम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो भी रहा है तब तो ये गर्म होगा। तो ये क्या करेगा? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि आपको करंट का झटका महसूस नहीं होने देगा, ठीक है ना। और ये टर्मिनल्स होता है जहां पे हम क्या करते हैं? सप्लाई को जोड़ते हैं, आगे या पीछे यहाँ भी जोड़ सकते हैं, है ना। दोनों जगह टर्मिनल है, अवेलेबल है। और ये किनारे वाला जो होता है ना, ये वाला भाग, ये बेकेलाइट का होता है। किनारे देखिएगा तो ये किस होता है? बेकेलाइट का बेस बना होता है, ठीक है। और ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ सांप जैसा, ये क्या है? हीटिंग एलिमेंट है, जो नाइक्रोम का होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो इसका होता है लगभग 100 किलो वोल्ट पर एमएम है। सोच लीजिए 100 किलो वोल्ट का मतलब क्या हुआ? इसमें 1000 से किलो है तो 1000 से गुना कर लीजिए, तो 100 इंटू 1000 कर लीजिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब वोल्ट पर एमएम इसका स्ट्रेंथ है। 1 एमएम में 10,000 वोल्ट को ये क्या कर सकता है? पकड़ सकता है, नहीं जाने देगा। समझ लीजिए कितना हाई है। समझ में आ रहा है ना। पर ये लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर स्टेबल रहता है, जबकि 1200 डिग्री सेल्सियस पर नरम होना शुरू होता है। तो आयरन का जो टेम्परेचर होता है वो 600 तक तो जाता नहीं है। 600 में तो समझिए कि एकदम कोई भी चीज गल जाएगा, और 600 तक एकदम स्टेबल रहेगा, कुछ नहीं हो सकता है। 600 डिग्री के बाद इसमें कुछ परिवर्तन होगा, जबकि ये 1200 डिग्री सेल्सियस तक ये ठीक ठाक दिखेगा आपको। तो आयरन में तो हमको कहीं कितना चाहिए? 40-50 डिग्री, है ना, 70-80 डिग्री सेल्सियस चाहिए, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। तो इसीलिए आयरन में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रिक आयरन में इसका उपयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट में इसका उपयोग करते हैं, और क्या कहते हैं? कंडेंसर में इसका उपयोग करते हैं, उच्च वोल्टेज मशीनों की स्लॉट इंसुलेशन में करते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इंसुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतने जगह इसका इस्तेमाल है आपका। अब नेक्स्ट आता है हमारा रबड़। रबड़ है तो देखिए, आप लोग आपके मोहल्ले में जो मिस्त्री लोग होगा, जो वायरिंग का काम करता होगा, जो तार को नहीं तो कहीं तार टूट गया, फॉल्ट हो गया, तो जो पोल पर लोग चढ़ाता है, तो इस तरह का जस्ताने का इस्तेमाल करता है। आप देखेंगे बहुत बड़ा सा ढीला ढाला रहता है, हाथ लगाकर काम करता है। ये रबड़ का बना होता है, और इसकी खासियत यह है कि अगर उसमें करंट भी जा रहा होगा ना तो ये पकड़ लेगा, तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। इतना इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मजबूत होती है, ठीक है ना। तो रबड़ के बारे में समझेंगे कि रबड़ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और देखिए इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 400 किलो वोल्ट है, उसका 100 था, इसको 400 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को एमएम में बदलिएगा तो 10 से भाग करिएगा तो 10 इधर आ जाएगा ना, तो 10 से गुना करें तो 4000 वोल्ट हो जाएगा। 4000 वोल्ट पर एमएम हो जाएगा, किलो लगा हुआ ना, 4000 किलो वोल्ट हो जाएगा, और तब 4 लाख हो गया, ठीक है। तो इतना हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, मतलब अवरक से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि शुद्ध रबर बहुत नरम होता है, इसलिए इसमें लगभग 5% गंधक मतलब सल्फर और अन्य खनिज पदार्थ मिलाकर 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके बनाया जाता है। शुद्ध रबर क्या होता है? लचीला होता है, तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग गंधक मिलाते हैं। कितना? 5%। और 150 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तब जाकर ये हमारा ये रबड़ बनता है, जिसको वेल्केनाइजेशन रबड़, वेल्केनाइज रबड़ बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहा कि रबर पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तेल और ग्रीस का प्रभाव पड़ता है। कह रहा कि इस पे पानी का तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी नहीं जाएगा, लेकिन तेल और ग्रीस के संपर्क में आएगा तो थोड़ा सा इसके ऊपर चीजें बेहतर नहीं हो सकता, खराब हो सकता है, ठीक है। कह रहा गंधक के कारण तांबे की तार खराब ना हो, इसीलिए तार पर चढ़ाने से पहले टीनिंग की जाती है। अब टीनिंग क्या है? कह रहा कि जो तार होता है ना, कॉपर की जो तार है, इसको ऊपर हम लोग रबड़ का भी इंसुलेशन करते हैं, रबड़ का भी चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें रबड़ में क्या है? गंधक मिला हुआ है, तो वो क्या करेगा? तांबे के तार से रिएक्ट करके तांबे के तार को खराब कर सकता है। तो गंधक के रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग टीनिंग करते हैं। टीनिंग मतलब टीन को मिलाते हैं, है ना, टीन की कुछ मात्रा को मिला देते हैं। तो रबड़ के अंदर में गंधक हो गया, प्लस में टीन को भी मिला देते हैं,
तो क्या होता है, ये तांबे से रिएक्ट नहीं कर पाता है और तांबे को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। ये हमारा तांबा का तार हुआ, इसके ऊपर जो इंसुलेशन किया हुआ किसका है, रबड़ का है। इसकी डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस समझिए इतना होता है। उपयोग कहाँ करते हैं, तो तांबे की तारों को पर इंसुलेशन करने के लिए। ये जो तांबा का तार है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन किया हुआ दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसके लिए करते हैं। जस्ताना ग्लव्स बनाने के लिए करते हैं, जस्ताने और ग्लव्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो रबड़ भी समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा बेकेलाइट, है ना, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट समझ लीजिए कि बेकेलाइट जितना भी आपका ये होल्डर होता है ना, आपके स्विचेस होते हैं, ये सब किसका बनाता है, बेकेलाइट का बना रहता है ना। ये जो किनारा व्हाइट कलर का दिख रहा है और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ब्लैक और व्हाइट वाला, ब्लैक बस कलर में डिफरेंस है, सब टोटल बेकेलाइट का होता है। अंदर जो लगा हुआ है वो तो पीतल और तांबे वगैरह का हो सकता है, जो मेटल है। नॉन मेटल इसमें जितना है सब बेकेलाइट का है। स्विच होल्डर, आपका सॉकेट जितना भी बनता है सब बेकेलाइट का बनता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है स्विच, सॉकेट, होल्डर, प्लग, टॉप, विद्युत फिटिंग उपकरण सब क्या होता है, बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बेकेलाइट एक अच्छा कुचालक पदार्थ है। बेकेलाइट क्या है कि अच्छा कुचालक पदार्थ है। कुचालक मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल है। यह पाउडर रूप में मिलता है, जिससे सांचे में दबाकर निश्चित आकार दिया जाता है। अब देखिए ये सब जितना भी बनाया जाता है, तो ये कोई मशीन नहीं बनाता है, ये मशीन नहीं बनाता, सांचा बनता है, सांचा में डालकर। क्योंकि ये क्या होता है कि पाउडर रूप में मिलता है, तो पाउडर को घोल बनाकर हम लोग सांचे में डालते हैं। जैसे ईंट देखे ना, ईंट, तो ईंट को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सांचा रहता है, उसमें ईंट मिट्टी को डालता है सब, और उसको बराबर करके ऐसे पलट देता है, तो ईंट बन जाता है ना। उस पर नाम भी जो लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, है ना। तो उस तरह से क्या करता है लोग, बनाता है सांचे में डाल के। तो बेकेलाइट का पाउडर मिलता है, पाउडर को क्या करेगा, पेस्ट बनाएगा, पेस्ट को मोल्ड बना के, मोल्ड जो सांचा होता है उसमें डाल देता है, और इस तरह के आपका स्विच वगैरह होल्डर सब बन जाते हैं, ठीक है। करेगा इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 300 से 400 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखिए इसका भी डाइलेक्ट्रेशन कितना मजबूत है, बहुत ज्यादा है ना। और उपयोग आप समझ ही गए कि स्विच में, सॉकेट में, होल्डर में, प्लग टॉप में इत्यादि में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एस्बेस्टस, है ना, एस्बेस्टस है। तो एस्बेस्टस भी क्या होता है हमारा, एक इंसुलेटर है ना, क्या है, इंसुलेटर है। चलिए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि यह कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट सब बना होता है। याद रखिएगा, पूछेगा कि बेकेलाइट किसका बना रहता है, सॉरी एस्बेस्टस किसका बना रहता है, तो एस्बेस्टस आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। किसका बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट से मिलकर बनाया जाता है। और ये एक अच्छा कुचालक पदार्थ है। ये भी क्या है, कुचालक पदार्थ है। यह फायर प्रूफ तथा हीट रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, फायर प्रूफ है, मतलब इसमें आग नहीं लगेगा। रबड़ वगैरह में आग लग जाता है ना, इसमें आग नहीं लगेगा। और हीट रेजिस्टेंस होता है, मतलब हीट को ये रोकने का क्षमता रखता है। इस पर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता था, यह नमी को भी सोख लेता है। इस पे रासायनिक क्रियाओं का पहले प्रभाव नहीं पड़ता, और नमी उमी को भी ये सोख लेता है, ठीक है ना। इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 2 से 6 किलो वोल्ट पर एमएम होती है ना। 2 से 6 किलो वोल्ट पर एमएम होती है। इसकी रेजिस्टिविटी 1.6 × 10⁵ ओम सेंटीमीटर होता है। कहाँ उपयोग करते हैं, तो इलेक्ट्रिक प्रेस में करते हैं, है ना। और केतली, जो केतली होती है, इलेक्ट्रिक केतली होती है, उसमें करते हैं, ओवन में करते हैं। देखिए यहाँ पे ये ओवन है, तो इसके जो ये कॉइल है ना, ये कॉइल, ये तो नाइक्रोम का होगा, जो क्या करेगा, हीटिंग करेगा। लेकिन उसके नीचे जो रखा हुआ है ना, वो है हमारा एस्बेस्टस, एस्बेस्टस है, क्या है, एस्बेस्टस है, ठीक है ना, जो नीचे रखा हुआ है। अब क्या है कि हीट रेजिस्टेंट है, तो हीट नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, है ना। ये इसको क्रॉस करके नीचे नहीं करेगा, मतलब बॉडी को गर्म नहीं कर पाएगा। और दूसरा, यहां से करंट वगैरह का झटका लगने का चांस कम हो जाता है। केतली जो होता है ना, तो केतली का जो नीचे वाला भाग होता है, ऊपर हम दिखाएं इसलिए कि आपको दिख जाए। केतली का जो नीचे वाला पेंदी होता है, तो वहां पे तो ये रड जो होता है नाइक्रोम का होता है, जो गर्म करता है। लेकिन उसके चारों तरफ क्या लगा रहता है, एस्बेस्टस लगा रहता है। उससे क्या होता है कि आप देखिएगा, कभी भी केतली के साइड में पकड़िएगा तो आपको हीट मतलब करंट का झटका नहीं लगता है। दूसरा कि नाइक्रोम गर्म होने से केतली गर्म नहीं होता है। पानी इसके अंदर में डालते हैं, तो पानी जब गर्म होता है तब ये साइड वाला गर्म होता है। ऐसे नहीं कि नीचे बेस गर्म हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक गर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देखिएगा कि पानी जब तक गर्म नहीं होगा तब तक ये साइड वाला गर्म नहीं होता। तो उसका रुकावट कौन करता है, यही तो करता है, एस्बेस्टस करता है। क्योंकि ये क्या करता है कि भाई हीट को रेजिस्टेंस करता है, हीट को बाहर निकलने ही नहीं देता है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोर्सलिन, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा पोर्सलिन।
तो पोर्सिलीन के बारे में समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक जो दिखता है ना, ये किसका होता है? पोर्सिलीन का बना होता है। ठीक है, ये वाला किसका बनाता है? पोर्सिलीन का बनाता है। ये जो बीच वाला है रेघारी रेघारी है ना, ये किसका है? पोर्सिलीन का है। जो बड़े बड़े अधिक हाई वोल्टेज वाला जो बल्ब होता है, उसके उसका जो होल्डर होता है वो भी क्या होता है? पोर्सिलीन का बना होता है ना। तो आप देखिएगा जो किट कैट फ्यूज होता है, फ्यूज और रिले हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, उसको भी हम पोर्सिलीन से ही बनाते हैं। ठीक है, तो पोर्सिलीन के बारे में समझते हैं। कारण कि पोर्सिलीन एक सीमेरिक पदार्थ है, ठीक है ना, जो चीनी मिट्टी, कायोलाइन और क्वार्ट से मिलकर बनाया जाता है। क्या है? सीमेरिक पदार्थ है। इसको हम लोग चीनी मिट्टी मतलब कायोलाइन और क्वार्ट से मिलकर बनाते हैं। करा इसे भट्टी में 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक ताप देकर बनाया जाता है। 1200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या कहते हैं? ताप देते हैं, गर्मी देते हैं। इसके बाद इसका निर्माण होता है। ठीक है ना, दोनों को मिलाकर यह कांच की तुलना में अधिक मजबूत, कम रिसाव वाला तथा ताप परिवर्तन में कम प्रभावित होता है। आपको दिमाग में लग रहा होगा इसकी जगह पर कांच का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये कांच से मजबूत होता है, इसके अंदर भी रिसाव कम होता है ना, और ताप परिवर्तन से कम प्रभावित होता है। अगर हीट बढ़ेगा घटेगा तो इस पे असर इसका कम पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो किट कैट फ्यूज बनाने के लिए करते हैं, होल्डर बनाने के लिए करते हैं, स्विच बेस बनाने के लिए करते हैं, ट्रांसफार्मर के बूसिंग बनाने के लिए करते हैं। ये क्या है? ट्रांसफार्मर का बूसिंग है। ठीक है ना, इसको ट्रांसफार्मर के बूसिंग बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के बूसिंग बनाने में करते हैं। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर में करते हैं। ओवरहेड जो लाइन जाता है, तो आप देखिएगा जहां पर लंबा वाला जो टावर्स होता है वहां पे इस तरह के क्या लगता है, ये लाइन की क्या बोलते हैं इसको? ओवरहेड इंसुलेटर बोलते हैं, है ना। मतलब इस पोल से उस पोल पर जो लाइन क्रॉस करता है उसके बीच में इंसुलेटर लगाते हैं ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। विद्युत इंसुलेटर में भी ये काम आता है हमारा। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए किट कैट जो फ्यूज होता है इसी का बनता रहता है। ठीक है ना, ये वाला जो फ्यूज किट कैट फ्यूज उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? किट कैट फ्यूज है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, ये वाला चीज समझिए, ये हर एग्जाम में पूछता है, इसको याद कर लेना है। इंसुलेशन क्लास, ताप वर्गीकरण इसको बोलते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछता है। क्या है भाई? तो समझिए, यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, जैसे YAEBFHC, जैसे आग का क्लास होता है ना, आग का फायर का क्लास होता है ABCD, उसी तरह इसका भी क्लास होता है YAEBFHC। और यह मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है, और इधर इंसुलेटिंग मटेरियल दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो वाई क्लास का जो मटेरियल होता है ना, वाई क्लास का, उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये 90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को रजिस्ट कर सकता है। जैसे कागज हो गया, कपास हो गया, सूत हो गया, ये सब 90 डिग्री सेल्सियस तक तो इसमें आग नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद इसमें आग लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्लास में 105 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है। जैसे रेशम हो गया, इंटीग्रेटेड पेपर हो गया, रेजिन हो गया, इस सब में 105 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? आग नहीं लगेगा, है ना। CE है 120 डिग्री सेल्सियस। ई में लेमिनेटेड पेपर हो गया, रबड़ हो गया, कंपाउंड हो गया। बी में 130 डिग्री सेल्सियस, इसमें है कांच है हमारा, एस्बेस्टस है, माइका है। 100 एफ में 155 डिग्री सेल्सियस में माइका वर्निस है। एच है हमारा 180 डिग्री सेल्सियस, माइका, फाइबर, ग्लास और एस्बेस्टस है। 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये आता है माइका, टेफ्लॉन और पोर्सिलीन। कोई कोई इसमें कॉमन हो रहा है, जैसे माइका इसमें भी है, इसमें और इसमें भी माइका है। तो माइका का ये रेंज है, रेंज का मतलब इसमें जो मिलावट वाला जो पदार्थ है तो उसकी मात्रा कम मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कैपेसिटी कम हो जाता है। ठीक है ना, तो उस तरह से कंफ्यूजन वाला चीज नहीं पूछेगा, है ना। पूछेगा कि एच वाला ग्रुप में डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो आपको पता ना 180 डिग्री सेल्सियस। इसमें कौन सा मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो एस्बेस्टस दिया रहेगा, ग्लास दिया रहेगा, तो आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एसेसरीज के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज वे उपकरण है जो विद्युत परिपथ में नियंत्रण, सुरक्षा और जोड़, कनेक्शन एवं सुविधा प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में बहुत सारे चीज होते हैं, एक दो चीज नहीं है। आपका प्लग है, होल्डर है, स्विच है, ये सब क्या इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है। ये क्या करते हैं, तो बाबू नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करेगा? स्विच कंट्रोल करेगा हमारा, ठीक है ना। कंट्रोल करते हैं, सेफ्टी प्रदान करते हैं, कनेक्शन करते हैं। प्लग क्या करेगा? कनेक्शन करेगा।
इत्यादि करके हमें सुविधा प्रदान करते हैं। इसका प्रयोग घरों में, उद्योगों में और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का क्या है, डिफिनेशन है। और ये सारे चीज जितने यहाँ फोटो आपको दिख रहा है ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब कंट्रोल एसेसरीज जो होता है ना, जिसको नियंत्रण उपसाधन बोलते हैं। तो कह रहा कि स्विच एक ऐसी युक्ति है जिससे हम विद्युत परिपथ में फेज को चालू या बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको कंट्रोल एसेसरीज बोलते हैं। स्विच को क्या बोलते हैं, कंट्रोल एसेसरीज। क्या करता है, फेज को बंद करता है, चालू करता है। क्षमता की बात करें तो 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर में आता है। अब स्विच ये जो यहाँ तक 32 एम्पियर दिया, इससे ज्यादा का भी होता है, लेकिन हमारे घरेलू यूज में हम लोग छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस वगैरह में हम 32 एम्पियर तक ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़े बड़े उद्योगों में इससे ज्यादा का भी आता है, लेकिन वो अलग टाइप का स्विच होता है। वोल्टेज रेटिंग कितना है, 240 वोल्ट है। मतलब जो घरों में जो वोल्टेज आता है 240 वोल्ट ही आता है। हाई वोल्टेज तो इससे ज्यादा होता है। ठीक है, मानक, इसका जो स्टैंडर्ड मानक है वो BIS 1293 1988 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत उपसाधनों के प्रकार, जो हमारा विद्युत उपसाधन है, टाइप्स और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है, क्या क्या होता है। तो पहला कंट्रोल एसेसरीज, जो स्विच के बारे में अभी हम आपको पढ़ा रहे थे। होल्डर एसेसरीज, जो होल्डर होते हैं, है ना। सेफ्टी एसेसरीज और जनरल एसेसरीज, 4 तरह के हमारा एसेसरीज पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अब इन चारों में समझते हैं क्या होता है। तो पहला आता है हमारा कंट्रोल एसेसरीज। क्या आता है, कंट्रोल एसेसरीज। कंट्रोल एसेसरीज में देखिए टोटल 10 टाइप के हमारे पास क्या है, कंट्रोल एसेसरीज है। मतलब स्विच की बात कर रहा है तो टोटल कितना है, 10 टाइप का स्विच है। देखिए पहला है फ्लश टाइप सिंगल वे स्विच, दूसरा फ्लश टाइप 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, बेल स्विच, टबलर टाइप सिंगल वे, बेड स्विच, नाइफ स्विच, रोटरी स्विच, स्लाइडर स्विच और टबलर टाइप 2 वे स्विच। ये 10 तरह के स्विच हमको पढ़ने को सिलेबस में हमारे दिया हुआ है और ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो पहला है हमारा फ्लश टाइप सिंगल वे स्विच। फ्लश टाइप सिंगल वे स्विच, इसका मतलब ये होता है कि बस ये क्या करेगा कि जो फेज तार होगा ना, जो फेज तार होगा, मतलब जो फेज तार है, इसमें जो करंट जा रहा है, इसके बीच में इसको हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑन करेगा और ऑफ करेगा, दोनों काम एक साथ कर लेता है। क्या करेगा, ऑन ऑफ कर सकता है। एक ही स्थान से ऑन और आप इसको ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है वन वे स्विच है। एक ही, मतलब एक बार में एक ही काम करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा और फेज में ही लगा रहता है। ठीक है, कह रहा कि ये इस स्विच से एक स्थान से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें केवल एक परिपथ होता है, एक ही परिपथ, एक ही तार है, एक ही परिपथ होता है। घरेलू वायरिंग में सबसे अधिक उपयोग करते हैं। जो आपके घरों में स्विच है ना, यही वाला स्विच है, सिंगल वे स्विच है, वन वे स्विच है। ठीक है, इसको वन वे स्विच बोलते हैं। दूसरा आता है फ्लश टाइप 2 वे स्विच, है ना। इसको दूसरा है, इसका 2 वे स्विच होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही तरह के जो हमारा फेज है उसको 2 जगह से कंट्रोल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार के स्विच को एक लोड को 2 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करते हैं। एक लोड है उसको 2 स्थानों से नियंत्रित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जो सीढ़ियां होती है, चाहे गलियारे होते हैं, वहां पर हम इस तरह का 2 वे स्विच लगाते हैं। इनमें 3 टर्मिनल होते हैं, आप समझिए। यहाँ पे जैसे लोड हमारा यहाँ पे एक है, ये बल्ब क्या है, लोड है, इसको कंट्रोल करना है। तो मान लीजिए हमारे घरों में सीढ़ी है, ठीक है ना, सीढ़ी है और नीचे से हमको ऊपर तक जाना और ऊपर जाके सो जाना, फिर वापस नहीं आना है। तो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए ऊपर छत तक, तो फिर क्या, बंद करने के लिए वापस आइएगा, तो बंद करें तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यहीं से बंद कर दें, यहाँ से चालू करें, यहाँ से बंद कर दें। तो यहाँ पे आता है हमारा 2 वे स्विच, है ना। तो 2 वे स्विच में क्या होता है कि 3 टर्मिनल होता है, एक कॉमन होता है और एक L1 होता है और एक L2 होता है, लाइन 1 और लाइन 2 होता है, एक कॉमन होता है। ठीक है, इसको समझिए बढ़िया से। दिखता कैसा है, तो इस तरीके का ये दिखता है। कैसा दिखता है, इस तरीके दिखता है। तो बीच में जो पॉइंट होता है इसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं। ऊपर वाला L1 और नीचे वाला L2 होता है। कैसे काम करता है तो समझिए। ये हमारा फ्यूज है ना, फ्यूज है या MCB बोल लीजिए, फ्यूज बोलिए, MCB बोलिए, लेकिन है ये फ्यूज। अब यहाँ से देखिए मेन वायर, जो फेज वायर है, यहाँ से रेड कलर का आया हुआ है, कहाँ लगा है, कॉमन पॉइंट में लगा है ना जी, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पर लग गया है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ से फेज हमें हमारा यहाँ तक आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आने का मतलब ये नहीं कि इसको बल्ब को जला देगा, बिल्कुल नहीं जलाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पोजीशन पे एक तार जुड़ा हुआ है
और एक नीचे वाला पोजीशन पे एक तार जुड़ा हुआ है ना। अगर हम क्या करते हैं, इस स्विच को यहां से इसे दबाते हैं तो स्विच और ये फेज और स्विच एक साथ कनेक्ट हो जाता है हमारा, होगा ना जी। एक साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे इससे कनेक्ट हुआ तो मतलब इसके अंदर में करंट जाना शुरू हो गया, है ना। करंट जाना हमारा शुरू हो गया, देखिए करंट जा रहा है, करंट जा रहा है ना, यहाँ तक जाएगा करंट और यहाँ पे आके घुस गया। अब यहाँ भी नीचे दबा हुआ है ना, दबा हुआ बाहर निकला हुआ है, मतलब ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है तो करंट ऐसे निकलते हुए यहाँ बॉलों के पास फेज पहुंच गया। और आपको मालूम है कि न्यूट्रल, जब हम लोग वायरिंग पढ़ाए थे आपको, तो न्यूट्रल का कनेक्शन तो मेन से ही किया रहता है, तो न्यूट्रल तो कंट्रोल करना नहीं है, स्विच किस पे लगता है, फेज पे लगता है। अब इसके थ्रू लाइन यहाँ तक हमारा पहुंच गया तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला व्यक्ति इसको दबाकर सीढ़ी पे चलते 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 यहाँ तक पहुंच गया। अब बल्ब को बुझाना है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ये लाइन जो जा रहा था इस वाले तार के साथ कनेक्ट है, ठीक है। स्विच नीचे की तरफ है, जब इस इधर से इसको दाबेगा, ऐसे दाबेगा तो ये लाइन इधर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कहां से, यहां से डिस्कनेक्ट होके क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाला से कनेक्ट हो गया तो आप बताइए इस तार को ऐसे पकड़ करनी चाहिए, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये फेज इसके साथ में कनेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ दबा के गए हो तो ये इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ तो कनेक्ट है नहीं, तो इसमें तो लाइन जा नहीं रहा है, ये वाले तार में, ये वाले तार में क्या है, लाइन नहीं है। और ये जो मेन जो कॉमन था ये इसके साथ कनेक्ट हुआ है, अब इसके तार में हमारा करंट का प्रवाह खत्म हो गया, मतलब बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा हमारा, ठीक है। अब कोई ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा, फिर आएगा और फिर यहाँ पर दबाएगा, नीचे नीचे दबाएगा, क्योंकि ऊपर दबा के गया है ना, नीचे दबाएगा तो फिर करंट का फ्लो शुरू, बॉल जल जाएगा। और नीचे आके जब इसको ऐसे दबाएगा तो डिस्कनेक्ट करके बॉल हमारा बुझ जाएगा। इस तरह से टू वे स्विच यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। ये तो हो गया कि भाई एक लोड को हम दो जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, एक यहाँ से कर रहे हैं और एक यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, दो जगह से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब एक लोड को तीन जगह से कंट्रोल करना हो तब क्या करेंगे, एक लोड को, जो एक लोड है, ये लोड है, एक ही लोड है, इसको तीन जगह से कंट्रोल करना हो, एक यहां से करना हो, एक यहां से करना हो और एक यहां से करना हो। मान लीजिए कि बहुत लंबा गलियारा है ना, एक बहुत लंबा गलियारा है, आप यहां से इंटर किया और उधर निकल गए बाहर, तो बल्ब को ऑफ करेंगे दोबारा पीछे तो नहीं आइएगा। चाहे गोदान उदान में जाते हैं, चाहे डबल फ्लोर का सीढ़ी है, तो दो तीन जगह से ऐसे ऐसे घूम घूम कर सीढ़ी होता है ना, तो दो तीन जगह स्विच होगा, एक ही स्विच से बल्ब को कंट्रोल करना तो कैसे कंट्रोल होगा। तो इसके लिए आता है इंटरमीडिएट स्विच, इसके लिए क्या आता है, इंटरमीडिएट स्विच आता है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट स्विच में क्या होता है कि हम लोग दो टू वे स्विच रखते हैं। ये देखिए, ये जो दोनों साइड इसका, ये क्या है, टू वे स्विच है, टू वे स्विच यहाँ लगा हुआ है और यहाँ भी टू वे स्विच लगा होगा। दो टू वे स्विच के बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा सवाल कि इंटरमीडिएट स्विच कहाँ लगाते हैं, तो बताना होगा दो टू वे स्विच के बीच में लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, तो भाई एक ही लोड को, मतलब ये जो बल्ब है एक ही लोड को तीन जगह से कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो कनेक्शन इसका भी सिंपल ही है, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। इसमें देखिए एक तो कॉमन पॉइंट है ना, ये L1 है और ये हमारा L2 है, और बीच वाला क्या होता है, कॉमन होता है ना, बीच वाला क्या होता है, कॉमन होता है। यहाँ से कनेक्शन कहा गया, इंटरमीडिएट स्विच में आया हुआ है हमारा, ठीक है। और यहाँ भी हमारा क्या था, बीच वाला ये कॉमन पॉइंट है, और ऊपर क्या है हमारा L1 है और नीचे का L2 है, ठीक है। और इसमें L1 और L2 को यहाँ लाएंगे, इसके L1 और L2 में कनेक्ट करेंगे, और इस साइड भी L1, L3 और L4 हो जाएगा, चार गो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि ऐसे अगर सीधा रखिएगा तो भी जलेगा, लेकिन क्या होगा कि एक बार में, मतलब उस तरह से कंट्रोल आप नहीं कर गइएगा, तो इसको क्रॉस में क्या करता है, जोड़ देता है, क्रॉस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने ऑन किया है तो यहाँ से लाइन यहाँ पाया, कहाँ, यहाँ तक आया, और यहाँ पाया, तो ये इसको जैसे आप दबाएंगे ना, ऑन करेंगे, तो इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ का थ्रू ऐसे जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट करके बल्ब को जला देगा। अब ऑफ करना है, ऑफ करना है तो आप बताइए, इसको ऊपर दाबिएगा तो इधर वाला कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो ऑफ हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ आकर ये वाला पॉइंट को दबा दीजिएगा, ये ऊपर वाला को, तो भी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सिस्टम है, मतलब आपको, मतलब एक तो कनेक्शन करके देखिएगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि ये थ्री वे स्विच है, बीच में इंटरमीडिएट स्विच है, तो आपको उलझन जैसा समझ में आ रहा होगा। तो कुछ नहीं, बस इतना याद रखिए कि दो सिंगल टू वे स्विच के बीच में एक इंटरमीडिएट स्विच लगता है, ये लोड को तीन जगह से कंट्रोल करता है, एक ही लोड को तीन जगह से कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इतना ही है।
ठीक है। अब इसमें समझिए, कह रहा है कि यहाँ लिखा भी है कि 3 या 3 से अधिक स्थानों से इस लोड को नियंत्रित किया जाता है। टू वे स्विच के इसको बीच में लाया जाता है, दो टू वे स्विच के बीच में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना ही है इसका, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बेल स्विच। बेल स्विच आप देखे ही होंगे, घर के बाहर लगा रहता है ना। यह एक क्षणिक स्विच होता है जो दबाने पर कार्य करता है। एकदम क्षणिक मतलब एकदम तुरंत काम करने वाला होता है। जैसे इसको दबाइएगा, घंटी बजना शुरू होता है और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ऑन हो गया, इसको मान लीजिए कि नीचे दाबने से ये ऑन होता है और इधर ऑफ पोजीशन में है, तो ये हमेशा क्या करता है, ऑफ पोजीशन में रहता है। कोई आता था ऐसे दबाता है तो ऑन होता है, तो क्षणिक देर के लिए करंट की सप्लाई कर देता है। इसके बाद ये छोड़िएगा तो ऑफ हो जाता है। अगर मान लीजिए दबाए रखिएगा तो लगातार बेल बजता रहेगा, जो अंदर वाले लोग होंगे बहुत परेशान हो जाएंगे। इस वजह से इसमें ऐसा सिस्टम रखा जाता है कि बाय डिफॉल्ट ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, करंट को फ्लो नहीं होने देगा। दबाइएगा तो ऑन होगा, फिर हटाइएगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ होता है। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं, डोर बेल में यूज करते हैं और कॉलिंग बेल में यूज करते हैं। ठीक है ना, डोर बेल में और कॉलिंग बेल में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेड स्विच। बेड स्विच का मतलब कि रात में जब आप बेड पे सोने जाते हैं तो उठ कर जाकर दीवार में स्विच ऑफ करने जाइएगा, ऐसा तो नहीं करिएगा, है ना। ऐसा तो आप नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे कि बेड पर सोए हैं तो वहीं पे एक स्विच लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम इसको ऑफ कर सकते हैं, है ना। बेड स्विच को ऑफ कर सकते हैं। और बेड स्विच एक लटकने वाला भी स्विच कह सकते हैं इसको, यहाँ पे रहता है, आप देखेंगे तार निकल आता है, आप लगा सकते हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए बेड के पास। तो क्या बोला कि बेड या पलंग के पास लगाया जाता है, नाइट लैम्प में या रूम लाइट कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइफ स्विच। नेक्स्ट क्या है, नाइफ स्विच है। तो कह रहा कि उच्च धारा हाई करंट वाले परिपथ में इसका इस्तेमाल करते हैं, मुख्यतः लेबोरेटरी में और टेम्पोररी सप्लाई में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का नाइफ स्विच होता है। तो क्या होता है कि इस सर्किट में हाई करंट होता है ना, तो हाथ से स्विच ऑफ करना थोड़ा सा खतरा का विषय हो सकता है, झटका लग सकता है। तो इस तरह से हम ऊपर के मुंडी को पकड़कर ऊपर नीचे करेंगे, खींच देंगे बीच में, ऑफ हो जाएगा, इधर कनेक्ट करें तो ऑन हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है रोटेटरी स्विच। रोटेटरी स्विच आप देखते ही होंगे, ऐसे घुमा घुमा के ऑन ऑफ करते हैं। इस पे से घुमा के ऊपर ला दीजिएगा, इस नोब को यहाँ ला दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा, है ना। तो रोटेटरी में ऐसे घुमा के चालू करते हैं, कम ज्यादा। तो कह रहा है कि नॉब को घुमाने पर ट्रम्पिलों का संपर्क बदलने लगता है। जैसे फैन रेगुलेटर में क्या करते हैं हम लोग, घुमा के फैन को कम ज्यादा स्पीड को करते हैं। ग्राइंडर में करते हैं, ग्राइंडर में भी आप देखिए 1 पे 2 पे 3 पे ग्राइंडर को चलाया जाता है। और सिलेक्टर स्विच में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इतने जगह हम लोग क्या करते हैं, रोटेटरी स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लाइडर स्विच। स्लाइडर स्विच आप देखे होंगे, टॉर्च लाइट में ये रहता है, हम हाथे से आगे पीछे कर लेते हैं, है ना। स्लाइडर स्विच आगे पीछे करने से ऑन ऑफ होता है। ये आप देखे होंगे माइक और रेडियो टीवी वगैरह हम देखे होंगे, आगे पीछे करने के लिए रहता है। ठीक है, तो कह रहा है सरका कर आगे पीछे ऑन ऑफ किया जाता है। कहाँ ये होता है, टॉर्च में, रेडियो में और स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हम माइक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें यही वाला स्विच लगा हुआ है, ये वाला है। ठीक है ना, ये सब आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टोमलर टाइप स्विच, जिसका हम लोग सिंगल वे डबल वे दो तरह का होता है। ये सिंगल वे होता है तो एक ही दिशा में फेज को ऑन ऑफ कर देता है, सिंगल वे है तो, है ना। इस तरह का देखते हो टोमलर स्विच इसी को बोलते हैं। तो एक दिशा में फेज को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराना जो घरेलू वायरिंग होगा उसमें अधिक इस्तेमाल होता है। ये पुराने टाइम में इसका इस्तेमाल हम लोग गाड़ी उड़ी में बैठते होंगे ना आप लोग, देखेंगे ना कि जो उसमें म्यूजिक सिस्टम होता है, लाइट होता है, तो इसी तरह का स्विच लगा रहता है, ऐसे उठा उठा करता है, ऊपर नीचे करके। पुराने बस वगैरह में बैठ के देखिएगा, अगले वाला सीट पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा आता है टू वे। टोमलर टाइप है लेकिन टू वे है। तो टू वे का मतलब हुआ कि एक ही लोड को दो जगह से कंट्रोल हो सकता है। ठीक है ना, एक ऐसा स्विच है जिसमें एक ही लोड को दो अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब लोड एक ही है लेकिन दो जगह से इस्तेमाल करना हो, गाड़ी उड़ी में, चाहे आप देखेंगे घरों में, ऑफिस में, इस तरह का स्विच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होता है। जो भी टू वे स्विच होगा तो 3 टर्मिनल होगा। कौन कौन होगा, तो एक होगा हमारा L1, एगो बीच में होगा कॉमन होगा COM बोलते हैं, और नीचे वाला होगा हमारा L2। ठीक है ना, मेन सप्लाई हमारा इसमें जुड़ता है और ये इससे कनेक्ट होता है और कभी इससे कनेक्ट होता है और हमारा करंट का फ्लो कराता है। ठीक है, ये किसका बनाता है, ये सामान्यतः बेकेलाइट का, इसका जो बेस होता है किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब बताइए यहाँ से क्वेश्चन और आंसर आपको बताना है। ठीक है, रेडी है आप लोग, तो बताइए। पहला क्वेश्चन है
कि निम्न में से किस इंसुलेशन क्लास का अधिकतम कार्य तापमान 155 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है कि निम्न में से किस इंसुलेशन क्लास का अधिकतम तापमान 155 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लास बी का, क्लास एफ का, क्लास एच का, क्लास ई का, किसका होगा बाबू। अभी आपको पढ़ाए थे ना कि क्लास जो बी होता है उसका मैक्सिमम तापमान कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होगा, क्लास एफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस कुचालक पदार्थ में उच्च ताप पर भी यांत्रिक मजबूती बनी रहती है और यह ओवरहेड लाइन इंसुलेटर में प्रयुक्त होता है। बताइए, कह रहा है कि किस कुचालक पदार्थ में उच्च तापमान पर भी यांत्रिक मजबूती बनी रहती है। तापमान कितना ही बढ़ेगा तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बना रहता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन में इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो रबड़, बेकेलाइट, पोर्सिलिन और एस्बेस्टस, तो आपको मालूम है ना पोर्सिलिन का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अभी पढ़े थे हम लोग। कह रहा कि अवरक माइका को उच्च वोल्टेज मशीनों की स्लॉट इंसुलेशन में प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है। बताइए तो, अवरक जो है माइका को हम लोग उच्च वोल्टेज वाले मशीन के जो स्लॉट्स होते हैं उसमें इंसुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो पढ़ रहा है कि लो कॉस्ट, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी या इजी अवेलेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और थर्मल स्टेबिलिटी भी हमारा ज्यादा होता है। तो सी नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी इंसुलेटिंग पदार्थ की पैरा विद्युत सामर्थ्य लगभग 400 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, वह पदार्थ कौन सा हो सकता है। रबड़, अबरक, बेकेलाइट, कागज। बताइए, देखिए 400 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसमें देखेंगे तो 400 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर किसका आता है, तो भाई कागज का तो नहीं होता है। बेकेलाइट और अबरक, रबड़, इस तीनों में से किसी का हम कह सकते हैं। तो बताइए, आपको हम पढ़ाए थे ना कि भाई जो हमारा रबड़ होता है इसका जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि इसको हाथ से पकड़ना होता है तार को, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो रबड़ का यहाँ पे आंसर होगा आपका। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा कि आईसीडीपी मेन स्विच, आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच। ठीक है ना, आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा देर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आप लोग सुनते जाइए, हम लोग समझाते जा रहे हैं। इसके बाद हमने इसका जो पीडीएफ है, मतलब इसका जो स्टडी मटेरियल है वो अपलोड कर दिया है। अगला अगला क्लास का भी अपलोड कर दिया, फ्यूज एंड रिले का भी अपलोड कर दिया, इसका भी अपलोड कर दिया, तब जाकर उससे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझिए कि आईसीडीपी मेन स्विच क्या होता है भाई। तो कुछ इस तरह से दिखता है आपको। ठीक है ना, इस तरह से ये दिखता है, आपके घरों घरों में होगा। यहाँ पे देखिए 2 किटकैट फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है ना, क्या है, 2 किटकैट फ्यूज लगा हुआ है। तो इसमें 2 किटकैट है, तो इसमें एगो फेज है और एगो न्यूट्रल है। एगो फेज है और न्यूट्रल है। तो कह सकते हैं कि फेज और न्यूट्रल दोनों को ये क्या करता है, ऑफ कर देता है। मतलब एक ऐसा स्विच है कि जो फेज और न्यूट्रल दोनों को काटता है। नॉर्मली हम लोग जो स्विच लगाते हैं वो केवल फेज को काटता है, लेकिन इस टाइप का जो हमारा फ्यूज होता है ये फेज और न्यूट्रल दोनों को काटता है, हाई सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो जहां पे हमें सेफ्टी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज और आता है, तो वहां पे हम लोग इस तरह का स्विच का इस्तेमाल करते हैं जो फेज और न्यूट्रल दोनों को काट दे। ठीक है, तो क्या बोला कि आईसीडीपी मेन स्विच एक डबल पोल मेन स्विच होता है जो फेज और न्यूट्रल दोनों को एक साथ क्या करता है, ऑन ऑफ करता है। दोनों को एक साथ ऑन ऑफ करता है। ठीक है, यह 16 एम्पियर, 32 एम्पियर और 240 वोल्ट तक उपलब्ध होता है। 16 से 32 एम्पियर के बीच में उपलब्ध होता है, क्योंकि 16 तक तो मान लेके चले कि वो वाला ऑन ऑफ से कर लेते हैं हम लोग, या ऊपर नीचे करने वाले से कर लेते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर स्विच का इस्तेमाल करना है तो भाई वोल्टेज करंट का वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो हाथ में झटका लग सकता है, इसलिए ये हैंडल वाला स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे केवल फेज नहीं कटेगा, फेज और न्यूट्रल दोनों कट जाता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, इसके अंदर किटकैट फ्यूज लगे होते हैं जो रिवाइवल होते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, किटकैट फ्यूज लगा होता है जो रिवाइवल, मतलब इसके अंदर में जो फ्यूज है और उसका तार जल जाए तो निकाल कर तार को लगाकर फिर से इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। कह कि यह हैंडल द्वारा नाइफ टाइप कॉन्टेक्ट ऑन ऑफ करता है। कह कि ये हैंडल होता है, हैंडल द्वारा इसका कॉन्टेक्ट होता है, और नाइफ कॉन्टेक्ट मतलब पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, घरों में मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में से पहले लगाया जाता है। घर में जो मीटर लगा हुआ उसके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले लगता है, मतलब मीटर के जस्ट बाद इसको लगाया जाता है। ठीक है, सही है। और इसमें देखिए कह रहा कि आईसीडीपी जो होता है स्विच हमारा सिंगल फेज सप्लाई कंट्रोल है, सिंगल फेज है। अब दो यहाँ पे
किटकैट फ्यूज देकर आप ये मत सोच कि थ्री फेज है, थ्री फेज नहीं होगा, सिंगल फेज है। क्यों? सिंगल फेज में एगो फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, यही होता है ना जी। तो एगो न्यूट्रल है और एक फेज है हमारा, तो फेज एक ही है ना, तो फेज एक है तो सिंगल फेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि आईसीटीपी है ना, आईसीटीपी मेन स्विच, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल मेन स्विच, ट्रिपल पोल है। तो ट्रिपल पोल है तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, दो और तीन, तो ये है आर वाई और बी। तो इसमें तीनों फेज है, तीनों क्या है हमारा फेज है, तीनों फेज है, न्यूट्रल इसमें नहीं होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता। तो पूछेगा कभी कि कौन से स्विच में न्यूट्रल नहीं होता है, और ऑप्शन में ये दिया रहेगा, तो इसके पीछे वाला डीपी वाला मत बोल देना, ये है हमारा आईसीटीपी, इसमें केवल और केवल फेज होता है, न्यूट्रल नहीं काटता इसमें, ठीक है। कह रहा कि आईसीटीपी मेन स्विच में तीन फेज सप्लाई को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, एक साथ तीनों फेज को ऑन ऑफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका जो करंट का रेटिंग होता है, थ्री फेज है ना, तो 16 एम्पियर से लेकर 150 एम्पियर के बीच में इसका आता है, ठीक है। और 440 वोल्ट पे यूज होता है, तो थ्री फेज तो भाई 440 वोल्ट होता ही है, ठीक है। और इसका उपयोग उद्योगों में हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं? उद्योगों में करते हैं। तो कह रहा है कि आईसीटीपी थ्री फेज सप्लाई कंट्रोल करता है, ये क्या करता है? थ्री फेज सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉकेट, है ना। अब सॉकेट पढ़ेंगे, हमारा स्विच खत्म हो गया, कंट्रोल डिवाइस में स्विच था वो खत्म हो गया, अब सॉकेट पढ़ेंगे। तो सॉकेट बाबू दो तरह का आता है, दो पिन और थ्री पिन। दो पिन में इस तरह का आपको दिखता है, इसमें क्या होता है? न्यूट्रल या अर्थ नहीं, सॉरी अर्थ नहीं होता है। दो पिन में क्या होता है? अर्थ नहीं होता है ना। एगो फेज होगा, एगो न्यूट्रल होगा। तो कह रहा है कि टू पिन सॉकेट 6 एम्पियर 240 वोल्ट में उपलब्ध होता है, इसमें अर्थ के लिए पिन नहीं होता, इसमें कोई भी अर्थिंग के लिए जगह नहीं होती है, केवल दो पिन प्लग के साथ इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कम पावर वाले उपकरण में करते हैं। आपके घर में जो कम पावर वाला उपकरण होगा वहां पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप मोबाइल वगैरह चार्जर देखिएगा, या छोटा मोटा जो डिवाइस होगा उसका जो आपका प्लग होगा, तो टू पिन ही होता है ना। अब देखिए थ्री पिन सॉकेट, तो थ्री पिन सॉकेट में एक अर्थ जुड़ जाता है हमारा, है ना, अर्थ का यहाँ पर जगह मिल जाता है। तो ये एक्चुअली थ्री पिन है, चार को पिन देखने से ये मत सोचना कि फोर पिन हो गया, नहीं। थ्री पिन, एक तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया। ये भी जो है ना, ये दूसरा तीसरा एक ही है, लेकिन ये छोटे वाला जो प्लग आता है ना उसको लगाने के लिए होता है, और बड़ा वाला के ये होता है। तो कभी कभी छोटा प्लग को लगाना हो तो इसमें नहीं लग पाएगा, नीचे तक नहीं आता, वो यहीं तक फंसता है, ऐसे लगता है, और बड़ा वाला प्लग ऐसे लगता है, ठीक है। तो कह रहा कि इसमें दो छोटे छेद होते हैं, फेज और न्यूट्रल। इसमें दो छोटा छोटा छेद होगा, ये फेज होगा तो मान लीजिए न्यूट्रल है, और ये हमारा अर्थ हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी ये फेज होगा, ये और न्यूट्रल होगा, और ये हमारा अर्थ होगा। इसमें एक बड़ा जो छेद होता है वो क्या होता है? अर्थ होता है। बड़ा छेद क्या होता है? अर्थ होता है। इसमें अर्थिंग होने से सुरक्षा बढ़ती है, अर्थिंग होने से क्या होगा? इसमें सुरक्षा बढ़ता है, क्योंकि अर्थिंग है तो सुरक्षा बढ़ जाता है। एक बात और है, जो तीन पिन का सॉकेट आता है ना, ये थ्री पिन जो सॉकेट होता है, तो इसमें तो एक मोटा वाला होता है, ऐसे होता है ना मोटा वाला, और दो गो छोटा छोटा होता है, ठीक है, दो गो छोटा छोटा होता है। तो ये मोटा वाला बड़ा होता है, जो अर्थिंग वाला पिन होता है ना वो बड़ा होता है, और ये दोनों साइज में छोटे होते हैं, मतलब इसका जो लंबाई होगा छोटा होगा। ये फेज और न्यूट्रल का जो लंबाई होगा ये छोटा होगा, अर्थ वाला बड़ा होता है। इसीलिए जो इसमें ढुकाते हैं तो पहले अर्थ जाकर इसमें टच करता है, क्या करता है? पहले अर्थ टच करता है। उससे फायदा क्या होता है कि मान लीजिए इसके अंदर में कहीं लीकेज होगा, तो अर्थ वाला पिन में कनेक्ट करके निकल जाएगा बाहर। अगर पहले हम फेज और न्यूट्रल को ही टच करा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें झटका लग सकता है, या आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए देखिएगा कभी भी सॉकेट थ्री पिन का, तो ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और नीचे वाला फेज न्यूट्रल थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते हो तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आता है होल्डर, है ना। इसके बाद क्या आता है? होल्डर, है ना। तो होल्डर क्या होता है? तो होल्डर में हम क्या करते हैं? इस तरह का जो होल्डर है बल्ब लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लैंप वगैरह बल्ब लगाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि होल्डर का उपयोग लैंप और बल्ब लगाने के लिए किया जाता है। होल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं? लैंप और बल्ब को लगाने के लिए करते हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला ये होल्डर है, करेक्ट। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला, सॉरी, होल्डर जो है वो बैटन होल्डर है, मतलब अब बैटन होल्डर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला होल्डर है, इसका नाम है बैटन होल्डर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। यह पीतल, अल्युमिनियम और बेकेलाइट से बना होता है। पीतल मतलब अंदर वाला जो भाग है वो पीतल का है, जो पीला दिख रहा है, और बाहर वाला भाग किसका है? किसका है? बेकेलाइट का है। तो अंदर वाला ये अल्युमिनियम हो सकता है या पीतल हो सकता है, बाहर जो है वो किसका किसका हो सकता है? बेकेलाइट का, ठीक है।
कह रहा है कि घरों में आमतौर पे 6 एम्पियर 240 वोल्ट का उपयोग करते हैं। घर में जो हमारा होल्डर होता है, जो बैटन होल्डर होता है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट का होता है। कह रहा है कि इसमें साइड लगाने तो थ्रेडिंग रिंग लगी होती है, जिससे लैंप साइड को मजबूती से पकड़ लेता है। जो लैंप का ऊपर वाला भाग होता है ना, उस साइड बोलते हैं, उसको लगाने के लिए थ्रेडिंग की रहती है। देखिए यहाँ पर थ्रेडिंग की गई है। इसमें कहता है कि आकर हमारा लैंप या बल्ब फंस जाता है। ठीक है, लैंप या बल्ब क्या होता है, इसमें आके फंस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल होल्डर, है ना। एंगल होल्डर इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है नीचे की तरफ। तो ये कोना उना में लगाना हो, या जहां पर लाइट ज्यादा दिखाना हो, जैसे ऐसे सीधा लगाए तो लाइट छितिर बितिर हो जाता है, लेकिन ऐसे नीचे थोड़ा टेढ़ा करके लगा दिएगा तो सारा लाइट नीचे आता है। तो जहां पर लाइट अधिक फोकस करना है तो वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है कि जहां रोशनी तिरछा में दिशा में चाहिए वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दीवार या कोने में इसको लगाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्क्रू होल्डर। अब इसके बाद स्क्रू होल्डर। स्क्रू होल्डर में क्या होता है कि अंदर देखिए गुना कटा रहता है, इसे गुना कटा रहता है। और इसमें बल्ब जो होता है उसके ऊपर भी, सेट के ऊपर भी गुना कटा रहता है। इसमें बल्ब ऐसे नहीं लगाते, इसे घुमा घुमा के कसते हैं, क्योंकि यहाँ फंसाने वाला नहीं रहता है। देखिए फंसाने वाला है नहीं है, इसमें बल्ब डालकर इसे घुमा के कसिएगा। जैसे आप देखेंगे टॉर्च में बल्ब घुमा के कसने वाला होता है ना। कई जगह आप इस तरह के, अब छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं टॉर्च में, वो घुमा के कसने वाला होता है। आजकल नहीं मिलता है, खैर वो अलग बात है, लेकिन आप देखिएगा कि भाई जो गूना वाला होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू होल्डर। 500 वाट या उससे अधिक वाट के लैंप के लिए प्रयोग करते हैं। 500 वाट और उसके अधिक वाट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि 500 वाट से अधिक वाला जो बल्ब होगा भारी होगा, मजबूत होगा। तो अगर हम इस तरह के होल्डर में लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही जगह सपोर्ट होता है, लटक नहीं पाए, गिर जाएगा। लेकिन इस तरह के होल्डर में कस देंगे तो इसका सपोर्ट चारों तरफ से मिल जाता है, तो मजबूती से पकड़ बन जाती है और गिरता नहीं है जल्दी। और टॉर्च में क्यों लगाते हैं ये वाला होल्डर? क्योंकि टॉर्च हिलाने डुलाने पर वो बल्ब ऐसे हिले नहीं, बम्प नहीं करे, और इसलिए उसमें ऐसे घुमा के कस देते हैं तो टाइटली वो पकड़े रहता है। तो टॉर्च अगर गिरता भी है, इधर उधर फेंके भी रहेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो टॉर्च में लगने वाले छोटे बल्ब में इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूब होल्डर या स्टार्टर होल्डर। ट्यूब होल्डर या स्टार्टर होल्डर। तो ट्यूब होल्डर जिसमें मरकरी होता है ना, तो मरकरी को लगाने के लिए इस तरह का हम ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। दो होता है, दोनों तरफ होता है, एगो इस तरफ लगता है, एगो उस तरफ लगता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसको मरकरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब के दोनों सिरों पर लोहे की पट्टी पर फिट करते हैं। ये जो होता है, ये क्या होता है, एक लोहे की पट्टी होती है तो होती है ना, लोहे की पट्टी पे यहाँ पे इसको फिट करते हैं और एक तरफ यहाँ पे फिट करते हैं, और इसके ऊपर में क्या करते हैं, मरकरी को लगा देते हैं। ठीक है, और उसके पीछे चौक लगा रहता है, फ्यूज लगा होता है। ठीक है, चौक जो होता है, लोहे की पट्टी पर चौक को लगाते हैं। चौक का होता है, बड़ा होता है, भारी होता है और आयताकार होता है। क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, करंट को। इसके बीच में क्या होता है, एक चौक लगा होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, आयताकार होता है, भारी होता है, और क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। एक स्टार्टर लगाते हैं जो छोटा होता है और गोल होता है, स्टार्टिंग में मदद करता है। देखिए उसको शॉर्ट करके जलाता है, सब छोटा सा होता है स्टार्टर, उसको शॉर्ट करके मरकरी को जलाता है। तो ये क्या करता है, मरकरी को स्टार्ट करने में मदद करता है। ठीक है, लोहे की पट्टी होती है जो पूरा फिटिंग जिस पर लगा रहता है, जिस पर पूरा फिटिंग लगा रहता है, वो लोहे की क्या होती है, पट्टी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पेडेंट होल्डर। पेडेंट होल्डर क्या होता है बाबू? तो इस तरह का लटकने वाला होल्डर होता है। इसको टेम्पोररी कार्य के लिए कहीं भी अगर मान लीजिए आपको बल्ब को लटकाना है, तो कहाँ पहले से होल्डर तो लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग पेडेंट होल्डर लाते हैं। इसमें कहते हैं यहाँ से तार बाहर निकल जाता है और तार को कहीं टांग दीजिए, रस्सी में बांध दीजिए, ये होल्डर लटका रहेगा, और लटकते हुए इसके अंदर में हम क्या करते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो कह रहा है कि यह लटकने वाला होल्डर भी इसको कहते हैं। फ्लेक्सिबल तार के साथ कहीं भी लटकाकर लैंप को लगाया जा सकता है। यह 6 एम्पियर 240 वोल्ट के लिए ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। किसका बना होता है, बेकेलाइट, पीतल, एल्युमिनियम से बना होता है। बाहर वाला भाग किसका होगा, बेकेलाइट का होगा। अंदर जो जिसमें बल्ब लगाते होंगे एल्युमिनियम या पीतल का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्लग। तो प्लग हमारा, जैसे हमारा सॉकेट दो तरह का होता है, 2 पिन और 3 पिन, तो प्लग भी हमारा 2 पिन और 3 पिन होगा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि प्लग एक ऐसा विद्युत उपसाधन है जिसका सहायता से किसी विद्युत उपकरण के सॉकेट को जोड़कर सप्लाई दी जाती है। जो सॉकेट होगा हमारा 2 पिन वाला, है ना, 2 पिन वाला, उसमें 2 पिन हम क्या करेंगे, प्लग को लगा देंगे। 3 पिन वाला सॉकेट होगा, तो 3 पिन वाला सॉकेट में क्या करेंगे हम लोग, 3 पिन वाले प्लग को लगाएंगे। तो लगाने से क्या होगा कि एक विद्युत का परिपथ बन जाता है, करंट का फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 पिन सॉकेट आपको दिखता होगा, 2 पिन सॉकेट इस तरह से है ना, 2 पिन सॉकेट है ये।
इसमें क्या होगा, एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, इसमें अर्थ नहीं होता है। ठीक है, फेज और न्यूट्रल होता है। तो कह रहा है कि इसमें दो पिन होते हैं, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है ना, एक फेज है और एक हमारा न्यूट्रल है। कह रहा है इसमें अर्थ पिन नहीं होता है, टू पिन में अर्थ नहीं होता है हमारा। ठीक है, बॉडी होती है पीवीसी की बनी होती है या बेकेलाइट की बनी होती है, इसकी जो बॉडी है बाहर वाला पीवीसी या बेकेलाइट की होगी। ठीक है, रेटिंग इसका 6 एम्पियर 240 वोल्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, 6 एम्पियर 240 वोल्ट पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उपयोग कहाँ करते हैं, तो हल्के उपकरण के लिए जैसे टेबल लैंप, मोबाइल चार्जर, रेडियो इत्यादि में करते हैं, या अस्थायी टेम्पोररी कार्यों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थ्री पिन प्लग है हमारा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें 3 पिन होता है, देखिए यहाँ पे 3 पिन है, एक पिन हो गया, 2 पिन हो गया, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया। इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये वाला जो बड़ा वाला जो होता है ना, ये जो बड़ा वाला अर्थ होता है ये बड़ा होता है, ये दोनों छोटा होता है इससे, ये लंबा होता है, ये लंबा होता है। ठीक है ना, और ये दोनों जो होता है उसके कंपेयर में छोटा होता है। ठीक है, तो अंदर घुसाते तो पहले यही टच करता है, जिससे क्या होता है कि अगर अर्थिंग उर्थिंग कुछ हो, तार में फॉल्ट हो, तो ये क्या करेगा, अर्थ कर देगा। ठीक है, कारण इसमें 3 पिन होता है, फेज होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थ होता है, मोटा और लंबा पिन होता है। अर्थ क्या होता है, मोटा और लंबा पिन होता है। अर्थ पिन सबसे पहले संपर्क बनाती है, क्या बोला कि अर्थ पिन पहले सबसे जाकर अंदर घुस के संपर्क बना लेती है, वो चेक कर लेती है कि इसमें कोई फॉल्ट है कि नहीं है। ठीक है ना, जिससे सुरक्षा हमारा बढ़ जाता है। 6 एम्पियर 16 एम्पियर 240 वोल्ट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, घरेलू और औद्योगिक उपकरण जैसे आयरन, फ्रिज, हीटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि में करते हैं, जहां पर लोड ज्यादा है वहां पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बाबू आपका चैप्टर खत्म होने वाला, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा सीलिंग रोज, है ना। सीलिंग रोज आप लोग देखेंगे इस तरह का होता है, सीलिंग रोज इस तरह का होता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो सीलिंग में करते हैं, जहां पे हम लोग जहां पर ज्वाइंट वगैरह होता है, जहां से कोई तार बाहर निकालते हैं, तो उसको ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा पंखा उंखा का जो पंखा जहां से तार निकालता है वहां लगाते हैं, लाइट वाला से तार निकालता है वहां लगाते हैं, तो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, कारण सीलिंग रोज एक ऐसा विद्युत उपसाधन है जो छत से लटकने वाले उपकरण जैसे पंखा, लैंप इत्यादि के सप्लाई देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सप्लाई इसमें नहीं देने का प्रयोग करते हैं, वहां पे ये सजावट के रूप में ढकने का काम करता है। इसमें कुछ होता नहीं है, लगा के कस दीजिएगा तो यहाँ से तार बाहर निकाल लीजिएगा, तो जो पीछे होल होगा वो ढक जाता है, अच्छा दिखता है। ठीक है ना, ये सामान्यतः बेकेलाइट या पीवीसी का बना होता है। किसका बनता है, बेकेलाइट या पीवीसी का बना होता है। इसमें टर्मिनल स्क्रू लगे होते हैं, इसके अंदर में क्या होता है, टर्मिनल स्क्रू होता है जो क्या करता है, उसको उसमें होल्ड करके रखता है। ठीक है ना, फेज, न्यूट्रल और अर्थ तार को जोड़ने की व्यवस्था होती है, इसके अंदर में फेज, न्यूट्रल और अर्थ को जोड़ने का व्यवस्था रहता है। ठीक ना, तीनों तार को इसमें जोड़ सकते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं, छत में लगे सीलिंग फैन के लिए, है ना, पेडेट लाइट के लिए या झूमर के लिए। इस तरह का देखिए घरों में जो झूमर लगता है ना, पेडेट लाइट जो लगता है, इसके ऊपर ये लगा रहता है। ठीक है ना, और यहीं पे इसका कनेक्शन करके हम लोग, ये देखने में अच्छा लगता है और दीवार में होल वगैरह नहीं दिखता है इसका इस्तेमाल करने से। ठीक है, तो इस तरह, इसलिए हम इसका सीलिंग रोज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है।